Good evening, everyone. Am I audible to all of you? I hope you all are doing good. अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसमें किसी को कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन? ओके, कोई भी एक यदि हमें हॉरिजॉन्टल लाइन इन दोनों में से डिलीट करनी है तो उस पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम टिक करेंगे। टिक करने के बाद स्क्वायर बनेगा यहाँ पे और उसको डिलीट कर देंगे। जो भी हमें स्टडी हटानी है, डिलीट करनी है, उस जैसे रिट्रेसमेंट लाइन है, रिट्रेसमेंट लाइन पे मैं क्लिक करूंगा कहीं भी और उसको डिलीट कर दूंगा। सिंपल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लोजिंग, कि क्लोजिंग कितना इम्पोर्टेंट है। कोई भी पैटर्न हो डिमांड या सप्लाई का, उसमें कहाँ क्लोजिंग होनी चाहिए लेग कैंडल की। जो हम लोग इतने दिनों से बातें कर रहे थे कि कोई भी यदि एग्जांपल सामने आता था कि इसकी क्लोजिंग ऊपर नहीं है, इसकी क्लोजिंग नीचे है, यदि हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे हेमलता, तो यहाँ पे हमारे पास 75 मिनट का हम टाइम फ्रेम चाह रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे 75 मिनट और यहाँ पे 30 डेज, 30 डेज का मिलता है। 90 डेज का यहाँ पे हाईलाइटेड नहीं है, 90 डेज का हमारे पास ओपन नहीं होगा। उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है, हम चार्ट पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद लोड लोकल डेटा, लोड लोकल डेटा करने के बाद हमारे पास बैक डेटा आ गया। अभी इस पे नहीं आ रहा है, बाकी जनरली स्टॉक्स पे आ जाता है। यहाँ पे हमें 90 डेज से भी ज्यादा का डेटा मिल जाएगा। चार्ट पे राइट क्लिक करेंगे और लोड लोकल डेटा, अभी लोड लोकल डेटा हो रखा है, इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है। लोअर टाइम फ्रेम पे गए, राइट क्लिक किया, लोड लोकल, और 90 डेज के बाद का डेटा हमें लेना नहीं है। उसके बाद का डेटा हमें चाहिए भी नहीं, तब ट्रेंड भी डाउन हो जाता है। बहुत पीछे यदि हम लोग जाते हैं तो बहुत सारे फैक्टर होता है, उतना पीछे हमें लेना नहीं लोअर टाइम फ्रेम पे। हायर टाइम फ्रेम पे तो ले सकते हैं। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लोजिंग। किस तरह के पैटर्न्स जो होते हैं क्लोजिंग के बिहाफ पे हमें लेने चाहिए, किस तरह के पैटर्न्स इग्नोर करने चाहिए।
हमारे पास ये 3 तरह के पैटर्न हैं, तीनों डिमांड जोन के हैं, ड्रॉप बेस रैली, ड्रॉप बेस रैली, ड्रॉप बेस रैली। फर्स्ट वाले केस में ये जो फर्स्ट पैटर्न है, फर्स्ट वाले केस में हमारे पास लेग इन, बेस, लेग आउट तीनों कंपोनेंट हैं। लेग इन, बेस, लेग आउट तीनों कंपोनेंट है हमारे पास यहाँ। ये ड्रॉप बेस रैली का पैटर्न है, रिवर्सल पैटर्न है, एक ही सिंगल लेग आउट है इसमें। बट ये वाली जो ग्रीन कैंडल है जिसको हम लेग आउट कंसीडर कर रहे हैं, उस कैंडल ने इस प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। इस जहां से ये डाउनफॉल आया था वहां उससे ऊपर इसने क्लोजिंग नहीं दी है। कहने का मतलब है लेग आउट जो है हमारी, वो लेग इन से ऊपर जानी चाहिए। ऊपर जाने का मतलब ये नहीं कि ये कैंडल जो है इस तरह से ऊपर जाए, यूं ऊपर चली जाए, नहीं, उसकी क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है। लाइक ऐसे ये सेकंड वाला पैटर्न, सेकंड वाले पैटर्न में ये जो ड्रॉप बेस रैली का पैटर्न है, इसमें इस लेग आउट कैंडल ने इस लेग इन कैंडल से ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है। मतलब जहां से सेलिंग प्रेशर आ रहा था, प्राइस नीचे की तरफ आ रही थी, बायर सेलर की फाइट हुई, और बायर सेलर की फाइट होने के बाद जो बायर्स के ऑर्डर आए, बाइंग के जो ऑर्डर आए, उनमें इतना पोटेंशियल था कि जो सेलिंग प्रेशर था उससे भी अच्छा ऊपर की तरफ मूव दिया, और फाइनली उसको क्लोजिंग दी। मतलब जो उन्होंने अपने प्राइस को सस्टेन करके रखा, प्राइस को सस्टेन करके रखा यहाँ तक। ऐसा नहीं, इस वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में जो अभी जो ड्रॉ किया है उसमें प्राइस ऊपर तो गई, बट वहां पे सस्टेन नहीं रह पाए बायर, बायर वहां पे रुक ही नहीं पाए। मतलब कहीं ना कहीं ये जोन में पोटेंशियल कम था, यहाँ पे जो पेंडिंग ऑर्डर आए उनमें। यदि पोटेंशियल ज्यादा होता तो जो जहां से डाउनफॉल आया था उस डाउनफॉल के ऊपर वो क्लोजिंग देता, उस डाउनफॉल के ऊपर वो क्लोजिंग देता। थर्ड वाले केस में भी ड्रॉप बेस रैली का पैटर्न है। ड्रॉप बेस रैली में ड्रॉप भी काफी बहुत अच्छी बुलिश कैंडल है, बियरिश कैंडल है, अच्छी एक्साइटिंग कैंडल है वो। और रैली जिसको हम लेग आउट ले रहे हैं वो भी अच्छी एक्साइटिंग कैंडल है। बट इतनी बड़ी एक्साइटिंग कैंडल होने के बाद भी ये डिमांड जोन हमारा अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने इस मूव के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। क्लोजिंग का मतलब प्राइस इससे ऊपर क्लोज होनी चाहिए, लाइक दिस सेकंड नंबर पैटर्न। ऐसा नहीं एक बारी प्राइस ऊपर जाके आ गई और उसको हमने क्लोज, फिर वो हम ये माने कि ये इस प्राइस से ऊपर तो गई थी, प्रीवियस मूव से ऊपर तो गया था, नहीं, प्रीवियस मूव से ऊपर जाना हमारे लिए जरूरी नहीं है। हमारे लिए जरूरी है वे प्राइस का क्लोज होना, प्राइस का क्लोज होना। एक मिनट रुकिए, किसी को शायद लिंक नहीं मिली है, एक मिनट रुकिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस केस में जो हमारे पास जो तीनों पैटर्न है ड्रॉप बेस रैली के हैं, एक एक एक्साइटिंग कैंडल है, इनमें जो अच्छा पैटर्न जो है, जो हमारी प्रायोरिटी रहेगी, वो रहेगा सेकंड वाला टाइप, जिसमें कि क्लोजिंग ऊपर है, जिसमें प्राइस ने क्लोजिंग ऊपर दी है। अब यदि हम लोग माने कि ये पैटर्न ऐसे है, सेकंड वाला पैटर्न ऐसे, ड्रॉप बेस, ड्रॉप ड्रॉप बेस रैली, तो इस वाले पैटर्न में इसने लेग इन कैंडल से ऊपर तो क्लोजिंग दी है, लेग इन कैंडल से ऊपर क्लोजिंग तो दी है, बट जो प्राइस का ओरिजिन था, जहां से प्राइस नीचे की तरफ आ रही थी, वो डाउनफॉल तो यहीं से काउंट होगा, जहां से प्राइस ऊपर आ रही थी, यहाँ से। तो जब तक ये ग्रीन कैंडल इस प्राइस के ऊपर भी क्लोजिंग नहीं दे, इस वाली रेड कैंडल के ऊपर भी क्लोजिंग नहीं दे, तब भी ये जोन हमारे लिए वैलिड नहीं है।
प्रायोरिटी नहीं रहेगी ये जोन हमारी। चाहे एक ही कैंडल में नहीं जाए कोई परेशानी नहीं, एक कैंडल में जाए, चाहे 3 कैंडल्स में ये जाए, एक छोटी कैंडल बनाए और उसके बाद एक बड़ी कैंडल बनाए, ऐसे। बट फाइनली इस वाले मूव के ऊपर इसकी क्लोजिंग होना जरूरी है। जब तक इसकी प्रीवियस मूव से ऊपर क्लोजिंग नहीं है, हम उस जोन को नहीं लेंगे, हम उस जोन को नहीं लेने वाले हैं। एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। वही एग्जांपल ले रहा हूँ सर मैं। यदि हमारे पास कुछ ऐसा पैटर्न है, ड्रॉप बेस ड्रॉप और फिर उसके बाद बेस बन के एक डिमांड फॉर्म हुआ है, ये वाला पैटर्न, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इसने जो ड्रॉप बेस ड्रॉप का जो सप्लाई जोन है, उस सप्लाई जोन से ऊपर तो इसने क्लोजिंग दे दी है जोन में। इस ड्रॉप बेस ड्रॉप वाले इस सप्लाई जोन वाले पैटर्न से इसने ऊपर क्लोजिंग दे दी है। बट फिर वही प्राइस का ओरिजिन, जहां से प्राइस चली थी वो यहाँ से गिरना शुरू हुई थी प्राइस, यहाँ से, ये वाला जो अपने पास पैटर्न है, ये ड्रॉप। जब तक ये कैंडल या फिर इसके साथ और कोई नई कैंडल इस पूरे एरिया के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देती है, तब तक हमारा ये जोन प्रायोरिटी नहीं रहेगा। चाहे एक कैंडल दे चाहे 2 कैंडल दे, प्राइस बस ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए, चाहे 3 कैंडल दे चाहे 4 कैंडल दे, प्राइस की क्लोजिंग प्रीवियस मूव से ऊपर की तरफ होनी चाहिए। सेम पैटर्न सप्लाई जोन के लिए है। यदि प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो वो जहां से प्राइस उठी थी, ये कैंडल यदि यहाँ तक भी है तो भी ये वैलिड नहीं है। ये जो जोन प्राइस जहां से उठी थी, ये दोनों ग्रीन कैंडल यहाँ से प्राइस उठना शुरू हुई थी, यहाँ से अप साइड गई थी प्राइस। अब जब तक ये कैंडल या फिर इसके बाद कोई दूसरी या तीसरी कैंडल इससे नीचे क्लोजिंग नहीं दे देती है, इस वाले एरिया से नीचे क्लोजिंग नहीं दे देती है, तब तक हमारा जोन वैलिड नहीं है। जहां से प्राइस में डाउनफॉल आया है, जहां से प्राइस में डाउनफॉल आया, डिमांड जोन का केस यदि हम लेते हैं, जहां से प्राइस में डाउनफॉल आया है उस एरिया से ऊपर क्लोजिंग होना जरूरी है। सप्लाई जोन के केस में जहां से प्राइस में अप मूव आया है उस एरिया के नीचे क्लोजिंग होना जरूरी है, लेग आउट वाले केस में। ये शो करता है कि यहाँ पर कितना पोटेंशियल में बायर या कितने पोटेंशियल में सेलर थे जो कि प्राइस को सस्टेन कर रखे थे।
सपोज कीजिए यहाँ पे 100 से प्राइस नीचे गिरते हुए आई, 100 से सेलिंग प्रेशर शुरू हुआ, यहाँ पे 90 पे आके सेलिंग प्रेशर रुक गया, बायर सेलर की फाइट चली। उसके बाद यदि प्राइस ऊपर जाती है तो जहाँ जो पॉइंट था 100 के रेट पे सेलिंग प्रेशर ज्यादा था। अब यदि उस वाली प्राइस को 100 वाली प्राइस को ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी प्राइस ने, और प्राइस 105 पर क्लोजिंग दे देती है, 103 पर क्लोजिंग दे देती है, तो वो ये माना जाता है कि वहां पे जो बोरिंग एरिया था, ये वाला एरिया, इसमें अच्छे खासे बाइंग के ऑर्डर आए थे, तभी तो प्राइस यहाँ पर सस्टेन हो पाई। यदि यहाँ पर अच्छे बायर नहीं होते तो प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, एक विक बनाती है और वापस क्लोजिंग नीचे ही दे देती है, जो कि वैलिड नहीं है। फिर वो जोन उस स्ट्रेंथ का नहीं है जो स्ट्रेंथ हम चाह रहे हैं, जो हम कल बात कर रहे थे 3:1, 4:1, 5:1 लेवल्स की, वो लेवल्स, वो टारगेट इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग अचीव होंगे। यही सब कुछ होते हैं जो हमारे एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम को अच्छा बनाते हैं। ये सारे फॉर्मूले हमारे एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम को अच्छा बनाते हैं। एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको, जो हमने कल भी डिस्कस किया था, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का जो मंथली का डिमांड था ड्रॉप बेस रैली। सबसे पहले तो देखिए इसने इस प्रीवियस मूव जो यहाँ से प्राइस उठी थी उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दी और लगातार ऊपर जाते गई प्राइस। इस मूव को हम ऐसे काउंट करने वाले हैं, ये यहाँ से ये डाउन मूव आई थी और फिर उसके बाद जो अप मूव आई है वो ये यहाँ था, यहाँ था। फर्स्ट लेग आउट कैंडल ने ही इस जोन के ऊपर एंट्री दे दी थी, वो क्लोजिंग दे दी थी इस एरिया के ऊपर। ये तो लोकेशन की बात है, हमें ये क्लोजिंग वाला कॉन्सेप्ट जो है वो एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे अप्लाई करना है, कि एग्जीक्यूशन पे जहां हम एंट्री स्टॉप लॉस ले रहे हैं वहां पे लेग आउट कैंडल की क्लोजिंग अच्छी होनी चाहिए, प्रीवियस मूव से ऊपर होनी चाहिए। यदि हमें ये चीज लोकेशन में भी मिलती है तो बहुत अच्छा है, तो फिर जोन में और स्ट्रेंथ आ गई। बट ऐसा नहीं कि जोन की प्रायोरिटी जो हम लोकेशन ढूंढ रहे हैं उसकी क्लोजिंग हमेशा अच्छी ले, बट क्लोजिंग अच्छी मिल जाती है तो टारगेट अच्छे अचीव होंगे। जैसे इसमें मंथली पे हमें अच्छा लोकेशन मिला था, वैसे ही डेली पर जो अपना ये था ड्रॉप बेस रैली, ड्रॉप बेस रैली, ये पैटर्न हायर टाइम फ्रेम से कोइंसाइड करता हुआ था, कम से कम बोरिंग एरिया था, ज्यादा से ज्यादा एक्साइटिंग कैंडल थे। इसने इस जोन के ऊपर, इस ये वाला मूव जहां से प्राइस गिरते हुए आई थी, इसके ऊपर क्लोजिंग दी। उसके साथ साथ हमें थोड़ा सा बैक डेटा में जाते हैं कि ये वाला जो एरिया था जो कि प्राइस को इतना नीचे तक लाया था, इस एरिया के ऊपर ये यहाँ पर प्रॉपर क्लोजिंग नहीं दे पाया, इस एरिया के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दे पाया। वैसे तो इसके ऊपर क्लोजिंग देने के बाद ही स्ट्रांग हो गया, बट देखिए इस एरिया के ऊपर एक क्लोजिंग नहीं दे पाया, यहाँ पर थोड़ी देर प्राइस को घुमाया और फिर इतना ऊपर गया। ये तो हम लोग जो इस प्राइस का जो ओरिजिन जहां से माना है, ये जो डिमांड जोन अपने है जो हमने मार्क किया है, इसका पोटेंशियल जो था वो ये काउंट होगा यहाँ तक, क्योंकि प्राइस यहाँ रुकने के बाद नीचे नहीं आई थी। यदि ये प्राइस यहाँ पे रुकने के बाद, ये एरिया जो है यहाँ से रुकने के बाद नीचे आकर इस जोन में एंट्री देता ना, तो शायद हमारा जोन इतना अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता। बट ये एरिया यहीं पे काफी दिन तक ट्रेड करता रहा, उसके बाद फिर इसने अच्छी खासी ऊपर की तरफ मूव दी, तो फिर इससे पता चला कि यहाँ पे वायर सेलर काफी देर तक लड़े थे, यहाँ पे फाइट हुई थी, बट फाइनली बायर जीते और प्राइस को ऊपर की तरफ पहुंचाया। मींस ये डिमांड जो हमने मार्क किया है उसमें अच्छा खासा पोटेंशियल था। और यही रीजन है कि इस प्राइस ने 2 दिन में इतना अच्छा 4:1 का टारगेट दे दिया और उसके बाद भी प्राइस ऊपर ही रही थी।
उसके बाद भी प्राइस ऊपर रही थी। ये देखिए ड्रॉप बेस रैली, ये वाला पैटर्न, प्राइस इसमें यहाँ से नीचे की तरफ यहाँ पे आई। देखिए ये वाला जो मूव है, बट ऊपर जब प्राइस गई अप साइड में जब गई तो इसने ऊपर ये कैंडल बनाई और इस वाले एरिया के ऊपर क्लोजिंग दी। इस वाले एरिया के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद प्राइस इसमें आई और आने के बाद फिर ऊपर चली गई वापस से। ड्रॉप बेस रैली इसमें ये प्राइस का ओरिजिन यहाँ से था जहाँ से प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आई थी और बाद में जब गई तो ये सिर्फ यहीं तक जाके रह गई, इसने क्लोजिंग नहीं दी। बट फिर भी ये जोन चल गया यहाँ से, फिर भी ये जोन चल गया। बट हमारी प्रायोरिटी क्या रहेगी, क्लोजिंग वाली। ये कैंडल का फॉर्मेशन ऐसा होना चाहिए था यहाँ, और यहाँ क्लोजिंग होनी चाहिए थी इसकी यहाँ पे, इसके ऊपर, तो हम इसको लेते। वो चल गया, वो दूसरी बात है। बाकी हमें जोन की प्रायोरिटी वही लेनी है जिसने क्लोजिंग अच्छी दी हो, इस तरह का पैटर्न। HDFC जो हमने कल डिस्कस किया था, परसों भी डिस्कस किया था, रैली बेस रैली, इसके लोकेशन को देखिए आप, ये लोकेशन था। इसने भी पूरे ऑल टाइम हाई पे जाकर क्लोजिंग दी थी। ऑल टाइम हाई पे जाकर क्लोजिंग दी है, मतलब प्रीवियस जो भी मूव थे वो सारे के सारे ही खत्म कर दिए। ये रही लोकेशन की बात। और हम एग्जीक्यूशन पे जाते हैं तो देखिए एग्जीक्यूशन, ड्रॉप बेस रैली, रिवर्सल पैटर्न, एक बोरिंग एरिया, बोरिंग कैंडल, दो एक्साइटिंग कैंडल, गैप के साथ अच्छा दूसरी कैंडल में गैप आया है, हायर टाइम फ्रेम से कोइंसाइड कर रहा है। इसने ये जो डाउनफॉल है, इसका जो डाउनफॉल काउंट होगा वो यहाँ से काउंट होगा। ये पूरे डाउनफॉल के ऊपर, इससे ऊपर अच्छी खासी क्लोजिंग थी, जो कि इसका शायद ऑल टाइम हाई भी था। ये वाला इसका ऑल टाइम हाई था, ये वाला इसका ऑल टाइम हाई था। इसने क्लोजिंग दी तो मीन्स ये वाले जो बाइंग एरिया था इसमें बहुत अच्छी बाइंग थी, जिसने प्राइस को ऑल टाइम हाई पे पहुंचाया और ऊपर फाइनली क्लोजिंग दी। तो देखिए कितना अच्छी तरह से ऊपर की तरफ गया है HDFC। उसमें आने के बाद यदि ये क्लोजिंग वाला सीन नहीं होता, प्राइस यहीं पे सस्टेन कर जाती है और फिर नीचे की तरफ आ जाती है, तो हो सकता है हमारे पास इतनी बड़ी पिक्चर नहीं मिलती हमें। ये देखिए रैली बेस्ड ड्रॉप, रैली बेस्ड ड्रॉप, इस डाउनफॉल ने इस वाले अप मूव को खत्म किया था। सप्लाई जोन की यदि हम बात करते हैं, ये इसका अप मूव था और ये इसका इतना डाउन। प्राइस जब इस सप्लाई जोन में गई तुरंत रिएक्ट करी और प्राइस नीचे की तरफ आ गई। दूसरा सप्लाई जोन क्रिएट हुआ, ये वाला, ये वाला सप्लाई जोन क्रिएट हुआ। इस सप्लाई जोन में दोबारा प्राइस गई और फिर से नीचे आ गई। क्यों? क्योंकि इस वाले सप्लाई एरिया ने यहाँ तक की डाउनफॉल दी थी, यहाँ तक की, जो कि ये वाले एरिया के नीचे था। फिर उसके बाद ये ड्रॉप बेस रैली का पैटर्न, इसके बाद जब प्राइस ऊपर नीचे की तरफ आई तो ये ड्रॉप बेस रैली का पैटर्न जो है अपना स्टॉप लॉस हो गया। स्टॉप लॉस होने के पीछे का क्या कारण? क्योंकि जब प्राइस यहाँ से यहाँ आई थी, नीचे से इतना ऊपर गई थी, तो इसने अपने प्रीवियस मूव को नहीं तोड़ा। ये एक मूव था, इसको हम मूव ले सकते हैं, बट इस मूव को तोड़ देती ना ये, यहाँ से यहाँ तक, और इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती, तो ये जोन ही चल जाता इतना अच्छा। ये क्लोजिंग वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है सबको? लेग आउट कैंडल हमारी हमेशा अच्छी क्लोजिंग देनी चाहिए। जहां से वो मूव स्टार्ट हुआ है, जहां से मूव स्टार्ट हुआ है वो पूरा मूव लेग आउट कैंडल से, लेग आउट कैंडल की क्लोजिंग उस मूव के ऊपर होनी चाहिए। इस टाइप से जो हमारे पास है सेकंड वाला केस है।
ये इस तरह की क्लोजिंग होनी चाहिए, चाहे हमारे पास दो ही सप्लाई जोन क्यों ना हो, दो ही डिमांड जोन के, दो ही सप्लाई जोन क्यों ना हो, पर हमें जो मूव जहाँ से आई है वो मूव देखनी है। ये मूव यहाँ से शुरू हुई थी और इसने इतना ऊपर कर दिया था, इससे ऊपर क्लोजिंग थी। वो जोन क्यों स्ट्रांग है? क्योंकि उसके बायर या सेलर जो भी है वो पोटेंशियल, उनमें ज्यादा पोटेंशियल है। जहां से प्राइस ने गिरना शुरू किया था उस डाउनफॉल को खत्म किया और प्राइस ने ऊपर सस्टेन किया, इस वजह से वो जोन ज्यादा स्ट्रांग है। यहाँ से प्राइस गिरते हुए आ रही थी, यहाँ पर रुकी, रुकने के बाद ऊपर गई और जो पॉइंट था जहां से प्राइस में डाउनफॉल आया था उसके ऊपर उसने क्लोजिंग दी। हमें आगे जो भी पैटर्न ढूंढने हैं वो सब इसी तरह के पैटर्न ढूंढने हैं। तभी हमें 4:1, 3:1, 5:1 के टारगेट अचीव होंगे। इवन 2:1 के भी हमें ऐसे जो जिसमें भी 2:1 भी रख रहे हैं ना, तो हमारी प्रायोरिटी यही रहने वाली है, क्लोजिंग अच्छी होनी चाहिए। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे जितेंद्र जी, हम लोग और एग्जांपल ले लेंगे एक बार क्लास के लास्ट में, और अच्छे से क्लियर होगा। प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। सिंपल है कि जहां से डाउन मूव आया है, जो डाउनफॉल आया है प्राइस में, जिसके बाद फाइट शुरू हुई है और उसके बाद जब बाद में फाइनली आउटकम निकला प्राइस में ऊपर या नीचे जाने का, उस ऊपर वाले मूव ने क्लोजिंग उस एरिया के ऊपर दी है जहां से डाउन मूव शुरू हुआ था। प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये एग्जांपल देख लेते हैं। ये रैली बेस रैली है, रैली बेस रैली। अब यहाँ पे तो कोई लेगिन भी ऐसी नहीं है जिस लेगिन से ऊपर हम क्लोजिंग देखें, बट ये जो एरिया है ना, ये एरिया, ये एरिया, इस एरिया के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। जो एरिया प्राइस को नीचे की तरफ ला रहा था, बायर सेलर की फाइट हुई, उसके बाद प्राइस डिमांड जोन बनाते बनाते ऊपर गई और फाइनली इस वाले बाइंग प्रेशर ने इस पूरे एरिया के ऊपर क्लोजिंग दे दी। यहाँ पे ये इस एरिया के ऊपर ये क्लोजिंग थी। तो प्राइस इसमें आई, ये जो है ना, ये इसमें आई और आने के बाद कितनी अच्छी तरह से ऊपर गई है। देखिए लगातार डेली का डिमांड जोन था, ऑल टाइम हाई का, ऑल टाइम हाई का मतलब ये यहाँ तक ऑल टाइम हाई था। मतलब हमें लोकेशन की, हमारे पास ऊपर से कोई भी नहीं था, ना दुर्योधन ना पितामह भीष्म, सिर्फ यहाँ पे अर्जुन अकेले लड़ रहे थे, श्री कृष्ण भी थे, वो दूर थे। बट जब ऊपर कोई हमारे पास सेलिंग प्रेशर नहीं था तो प्राइस बहुत आसान से ऊपर चली गई ऑल टाइम हाई पे। ऑल टाइम हाई पे अकेले अर्जुन भी लड़ सकता है, दुर्योधन की जरूरत ही नहीं, सॉरी श्री कृष्णा की जरूरत नहीं है, थोड़ा दूर है तो भी चलेगा। क्यों? वहां पे दुर्योधन भी नहीं है और ना ही पितामह भीष्म है। तो प्राइस ने यहाँ से अच्छा खासा मूव दिया। ये 150 पॉइंट के अप्रोक्स आ जाएगा, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। जो मैंने एक दो बार बोला भी था क्लास में कि यदि कोई डिमांड जोन किसी सप्लाई जोन को ब्रेक कर दे तो वो डिमांड जोन अच्छा होता है, या फिर कोई सप्लाई जोन किसी डिमांड जोन को ब्रेक कर दे, कोई सप्लाई जोन किसी डिमांड जोन को ब्रेक कर दे तो वो सप्लाई जोन भी अच्छा होता है। जैसे ये यहाँ पे इस वाले डिमांड जोन ने इस वाले सप्लाई एरिया को खत्म किया है और इस पूरे सेलिंग प्रेशर से ऊपर भी क्लोजिंग दी है, इस पूरे सेलिंग प्रेशर से ऊपर भी क्लोजिंग दी है। तो बाय डिफॉल्ट ये डिमांड जोन अच्छा हो गया। क्यों? क्योंकि इसने कुछ अचीव किया है।
जोन का अचीवमेंट अच्छा होता है यदि जोन ने कुछ अचीव किया है। डिमांड जोन ने किसी सप्लाई जोन को खत्म किया है, ये डिमांड जोन है, इसने सप्लाई जोन को खत्म किया है, तो मतलब इसका कुछ ना कुछ अचीवमेंट है, इसका कुछ ना कुछ अचीवमेंट है। यहाँ पे इतने अच्छे बायर थे कि सप्लाई जोन को ही खत्म कर दिया, तो ये बायर में पोटेंशियल ज्यादा था मतलब। अब हम लोग माने कि यहाँ पे कोई बोरिंग एरिया था, रैली बेस रैली का पैटर्न था। अब यदि ये प्राइस में ऐसा डाउनफॉल आया है जिसने इस डिमांड जोन को खत्म कर दिया है, जिसने इस डिमांड जोन को खत्म कर दिया है, तो मतलब ये वाला जो सप्लाई जोन एरिया है, ये वाला सप्लाई जोन का एरिया बहुत अच्छा सप्लाई जोन का एरिया है। क्लियर है आप सब लोगों को ये डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट? आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, और बाकी आप लोग सब प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जून के अचीवमेंट का ध्यान रखना है। ड्रॉप बेस रैली, रैली बेस रैली, किसने क्या अचीव किया है। डिमांड जोन ने किसी सप्लाई जोन को तोड़ा है, सप्लाई जोन ने किसी डिमांड जोन को तोड़ा है। एक और जरूरी बात, यदि मेरे पास ये कोई डिमांड जोन है जहां मैं एंट्री स्टॉप लॉस मार्क करने वाला हूं कि ये मेरी एंट्री और ये मेरा स्टॉप लॉस, और मेरा जो लोकेशन है वो ये है, तो मेरी एंट्री ये होगी प्रॉक्सिमल लाइन से थोड़ा सा ऊपर, और मेरी स्टॉप लॉस जो है वो डिस्टल लाइन से थोड़ा सा नीचे। यदि ऐसा केस है हमारे पास और अपनी लोकेशन जो है बिल्कुल जस्ट नीचे है, बहुत ज्यादा दूरी पे नहीं, नीचे है बस, यदि ये लोकेशन यहाँ हो तो नहीं, लोकेशन पास में होनी चाहिए, तो हमें अपना स्टॉप लॉस जो है इस लोकेशन के एरिया को कवर करके ले लेना चाहिए। ये अपना स्टॉप लॉस ये होना चाहिए, ना कि ये। क्यों? यदि सेलिंग प्रेशर ज्यादा है ऊपर से, जब प्राइस ज्यादा सेलिंग प्रेशर के साथ आ रही है, बिग रेड कैंडल बना के आ रही है, तो हो सकता है यहाँ पर ये बाइंग जो है, बाइंग में इस डिमांड जोन में जो ऑर्डर थे वो कम पड़ जाएं। यदि सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, हमें श्री कृष्णा की ज़रूरत पड़े, तो हमें श्री कृष्णा का थोड़ा सा पार्ट जो है उसमें ऐड कर लेना है। जितने सेलिंग प्रेशर हैं, जितने सेलिंग के ऑर्डर होंगे, कुछ एक ऑर्डर तो ये डिमांड जोन ही खत्म कर चुका होगा। उसके बाद क्या होगा, प्राइस यहाँ पे आएगी, प्राइस यहाँ पे, ये यहाँ पे प्राइस आएगी और इसको टच करते ही ऊपर चली जाएगी। यदि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ होता तो स्टॉप तो अपना ट्रैप हो जाते, हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता, बट अपन ने स्टॉप लॉस जो है लोकेशन को साथ लेकर लिया है। ये कुछ एक्सेप्शनल है, जैसे कि हमने डिमांड जोन सप्लाई जोन में एक्सेप्शनल पढ़े थे, उसी हिसाब से एक्सेप्शनल है। यदि जोन अपने अंदर ही होता, यदि डिमांड जोन जो है वो इसी के अंदर होता तो कोई बात ही नहीं थी, तो जहां हम लोगों को एंट्री स्टॉप लॉस रखने वहां रखते। इनका हमें ध्यान रखना है, यही हमारे जो जोन को स्ट्रांग बनाएंगे एग्जीक्यूशन को। आगे चल के हम हमारी जो 80% क्लास है, वो 80% जो चीज सीखने वाले हैं वो हम एग्जीक्यूशन पे ही सीखने वाले हैं। ये कैसे हम अपने जोन को इतना स्ट्रांग बनाएं कि हमें से ज्यादा टारगेट अचीव हो, अच्छे से अच्छा हमें रिवॉर्ड मिले। वही चीजें हैं
जो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे रिस्क मैनेजमेंट वाली, उसमें 4:1, 3:1 पे अचीव 4:1, 5:1, 6:1 के जो है रिवॉर्ड के साथ हमें अचीवमेंट दिलवाएंगे। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। सपोज कीजिए ये मेरा जो है लोअर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है और उसके नीचे जस्ट नीचे मेरा हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है। ये मेरा एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम का, ये मेरे लोकेशन टाइम फ्रेम का। जनरली मैं एंट्री लूंगा यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम के प्रॉक्सिमल लाइन से थोड़ा सा ऊपर एंट्री एंड डिजिटल लाइन से थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस। ये ठीक है, एंट्री स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट ठीक है, कोई परेशानी नहीं है इसमें। बट जब प्राइस ऊपर से नीचे यदि ज्यादा सेलिंग प्रेशर के साथ आ रही है ना, ज्यादा सेलिंग प्रेशर मीन्स बड़ी बड़ी रेड कैंडल, तो चांसेस है कि ये प्राइस जो है यहाँ तक आ जाए, इस डेली के डिमांड जोन को खत्म कर दे। क्यों? अर्जुन यहाँ पे अकेला लड़ रहे हैं और दुर्योधन पूरी स्पीड में आ रहे हैं, जिनको कि ऊपर कहीं ना कहीं भीष्म पितामह का भी साथ है। ऐसे केस में हमें अपना जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ा सा यहाँ पे रखना चाहिए, लोकेशन वाले पार्ट को साथ लेकर, जिससे क्या हो कि हमें लोकेशन में जो ज्यादा बड़े टाइम फ्रेम में ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर हैं उनका साथ मिल जाए, जो कि सेलिंग प्रेशर को फेस कर सकें। और फिर उसके बाद क्या होगा, प्राइस ऐसे रिवर्स हो जाएगी। यदि हम लोग पहले पॉइंट पे यहाँ पर स्टॉप लॉस रखते, यहाँ हम लोग स्टॉप रखते तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाता, और यहाँ हमने स्टॉप लॉस रखा है अपने हायर टाइम फ्रेम को साथ लेकर चले हैं हम लोग, तो फिर ये स्टॉप लॉस होने के कम चांसेस हो गए। क्लियर है सस्मित? ओके, ये हो गया हमारा क्लोजिंग वाला कॉन्सेप्ट कि कैसे हमें क्लोजिंग देखनी है जोन के लेगआउट की। अब आते हैं ऑथेंटिसिटी पे। कोई बता सकता है ऑथेंटिसिटी क्या होती है? रिलायबिलिटी। बिल्कुल ठीक, कुछ कुछ ऐसा ही रिलायबिलिटी, जोन कितना रिलायबल है या नहीं। सपोज कीजिए हमारे पास ड्रॉप बेस रैली का पैटर्न है, प्राइस ने अच्छी खासी ऊपर क्लोजिंग दी है लेगिन कैंडल से, और जो मूव था इसी को ही मूव मान रहे हैं क्योंकि हमने यही दिखाया है अभी, इससे ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। उसके बाद जब प्राइस ऊपर से लौट के आ रही है,
तो जो हमारी एंट्री लाइन थी ये और स्टॉप लॉस वाली लाइन थी ये, इसमें आने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ भी जाएगी। ऐसे ड्रॉप बेस रैली का पैटर्न बना के, यदि हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर है तो देख रहे हैं आप कि जब प्राइस ऊपर गई है तो उसने एक नया डिमांड जोन और फॉर्म कर दिया। अब ये वाला जो डिमांड जोन है, ये डिमांड जोन इस प्रीवियस डिमांड जोन के मूव से बना है। ये डिमांड जोन प्रीवियस डिमांड जोन की वजह से बना है। यदि कोई भी लेवल अपने प्रीवियस लेवल के का रिएक्शन हो तो वो जोन हमारे पास, उस जोन को हम नॉन ऑथेंटिक जोन बोलते हैं। उस जोन को नॉन ऑथेंटिक जोन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया बना है ड्रॉप बेस रैली का, ये जो मूव आया है, ये मूव कहीं ना कहीं इस जोन की वजह से बना है। हो सकता है यहाँ पे बेस कैंडल नहीं बनी हो, ये ऐसे ग्रीन कैंडल बनी हो, तब भी तो प्राइस ऊपर जाती। वो बेस कैंडल तो किन्हीं ना किन्हीं हालातों की वजह से बनी है कि यहाँ पर प्राइस आई, डिमांड जोन में आई, ऑर्डर उठाए उसने और ऊपर की तरफ जाने लगी, 50% से बॉडी कम क्लोज हो गई और मार्केट क्लोज हो गया, न्यू कैंडल बन गई। या फिर वो टाइम क्लोज हो गया जिस टाइम फ्रेम पे हम ले रहे हैं, उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ चली गई। ये जो है इसमें नई फ्रेश बाइंग नहीं आई है। जहां से प्राइस दोबारा में ऊपर गई है प्रीवियस लेवल से रिएक्ट होके, उसमें फ्रेश बाइंग नहीं आई है। ये वाले एरिया में फ्रेश बाइंग नहीं है, इस वजह से ये जोन नॉन ऑथेंटिक है। ऐसे जोन को हम लोग ट्रेड नहीं करने वाले हैं। अब आप मुझे बताइए कि यदि ये जोन ऐसे होता, ट्रॉप बेस रैली रैली, तो क्या ये जोन ट्रेडेबल होता जो बना है? ये वाला जोन जो दूसरा जोन बना है, इसमें तो ट्रेड हमने ले लिया फर्स्ट वाले डिमांड जोन में। दूसरा डिमांड जोन जो इसकी वजह से बना है, तो क्या ये जोन ट्रेडेबल है? इसमें हम ले सकते हैं क्लोजिंग। क्लोजिंग बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग इसने अच्छी दी है, स्मूथ से ऊपर दी है। यदि प्राइस किसी दूसरे डिमांड जोन से रिएक्ट होके एक नया डिमांड जोन फॉर्म कर रही है, इस डिमांड जोन से रिएक्ट होके ये नया डिमांड जोन फॉर्म किया है और उसने एक अच्छी क्लोजिंग दी है, उसने एक अच्छी क्लोजिंग दी है जो कि प्रीवियस जो मूव था उसको खत्म किया है, तो वो जोन ट्रेडेबल है। नॉन ऑथेंटिक बट ट्रेडेबल। ये जो जोन है हमारे पास, नॉन ऑथेंटिक बट ट्रेडेबल है, ये वाला केस। वहीं पे हमारे पास यदि ऐसा स्ट्रक्चर होता तो हम इस जोन को नहीं ट्रेड करते, ये हमारे पास नॉन ऑथेंटिक ही होता, ये जोन ट्रेडेबल नहीं होता। अब ये ट्रेडेबल है, क्यों? क्योंकि इसने जहां से प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आई उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। दोनों चीजें आपस में इंटरलिंक कर रही हैं, क्लोजिंग वाला पार्ट और ये ऑथेंटिसिटी वाला पार्ट। जो नॉन ऑथेंटिक तो है बट ट्रेडेबल है, क्यों? क्योंकि ये वाले
जो बोरिंग एरिया है इसमें अच्छी बाइंग थी, जिसके बाद मतलब कहीं ना कहीं फ्रेश बाइंग भी इसमें ऐड हुई, कहीं ना कहीं फ्रेश बाइंग भी इसमें ऐड हुई, जिसने कि प्राइस को इतना ऊपर पहुंचाया। यदि फ्रेश बाइंग ऐड नहीं होती तो वो पहले वाला सीन हो जाता है इसमें, ये ऐसे यहीं तक रह जाती प्राइस। क्लोजिंग अच्छी थी तो मतलब फ्रेश बाइंग भी, इसका तो पोटेंशियल था ही, तभी हम इसको नॉन नॉन ऑथेंटिक बोल रहे हैं। बट नए ऑर्डर इसमें ऐड हो गए, उसके बाद प्राइस ऊपर चली गई, तो फिर ये ट्रेडेबल जोन हो गया। तो इसमें कहीं ना कहीं नए पेंडिंग ऑर्डर्स भी हैं, कहीं ना कहीं इसमें नए पेंडिंग ऑर्डर्स भी हैं। अब यदि हम इस जोन को ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे एंट्री और यहाँ स्टॉप लॉस। यदि ये वाला एरिया थोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं हो रहा है, थोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं हो रहा है, तो हम जरूरी, यदि सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, प्राइस ऊपर से नीचे ज्यादा सेलिंग प्रेशर के साथ आ रही है, तो हम इस वाले पोर्शन को भी काउंट कर लेंगे स्टॉप लॉस वाले पॉइंट के लिए। क्यों? क्योंकि ये वाले एरिया में अभी भी पेंडिंग ऑर्डर हैं, और जब ऊपर से प्राइस ज्यादा सेलिंग प्रेशर से आ रही है तो ये एरिया हो सकता है काम नहीं करे, और फिर यहाँ से प्राइस ट्रैप करे उसके बाद ऊपर जाए। ये कब होगा? सिर्फ और सिर्फ ज्यादा सेलिंग प्रेशर के केस में, मींस ज्यादा बिग राइट कैंडल्स बनी है और प्राइस एकदम से नीचे आ रही है, बिग दो तीन बिग कैंडल रेड कैंडल में ही प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, तब हम लोग इसको ऐड करेंगे। नहीं तो जो हम जनरली मार्क करते हैं प्रॉक्सिमल लाइन से ऊपर डिजिटल लाइन से नीचे, वही रहने वाला है। इस जोन पे सर ये हम इसको पूरी तरह से इसको तो ट्रेड नहीं कर रहे हैं ना, कि हम यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं और इसको स्टॉप लॉस ले रहे हैं। फर्स्ट टाइम में ले लिया ये तो, हमने तो सिर्फ सेलिंग प्रेशर जब आया है तब इसके पेंडिंग ऑर्डर्स को काम में लिया है। इसी की बात कर रहे हैं ना गौरव आप, कि ये टेस्टेड जोन है। इसको फ्रेश हम कर ही नहीं रहे ना। यदि केस ऐसा है तो हम इसको अपने आप, ये फ्रेश ही है, इसको ले ही रहे हैं। इसके साथ इसको यदि जोड़ रहे हैं हम, इसके साथ जोड़ के कर रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी ना हम यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं ये स्टॉप लॉस ले रहे हैं। एंट्री तो जो पॉइंट होना चाहिए उसी पे ले रहे हैं। स्टॉप लॉस, सेलिंग प्रेशर यदि ज्यादा है तो स्टॉप लॉस को थोड़ा सा शिफ्ट करने के लिए हमने नीचे कर दिया है, वो जब जब गैप ज्यादा नहीं हो। यदि यही गैप ऐसा बहुत ज्यादा बड़ा हो ना, ये स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा है, तो इसको इग्नोर कर देंगे। क्यों? एंट्री स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, टारगेट अचीव होने में टाइम लग जाएगा। प्रॉपर रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग।
मेरे पास यदि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है तो ये वाला पैटर्न ऑथेंटिक है या नॉन ऑथेंटिक है? ऑथेंटिक है। क्यों? क्योंकि ये जोन जो बना है, दूसरा जोन जो फॉर्म हुआ है, वो इस जोन की रिएक्शन नहीं है। इस जोन में प्राइस आई ही नहीं है। इस जोन में प्राइस आई ही नहीं है। तो मतलब यहाँ के ऑर्डर इसने पिक किए नहीं है। ऑर्डर पिक नहीं किए तो ये वाली जो बोरिंग कैंडल बनी है वो फ्रेश बाइंग की वजह से बनी है, फ्रेश ऑर्डर्स की वजह से बनी है। तो ये जोन मेरे लिए ऑथेंटिक है। यदि जोन किसी प्रीवियस लेवल का रिएक्शन नहीं है तो वो जोन ऑथेंटिक है। यदि प्राइस कुछ इस तरह से आ रही है, मेरा ये जोन ऐसे था। कभी भी सर गौरव जी, कभी भी कितना भी पुराना जोन हो, इस जोन में स्टॉप लॉस हिट हो गया, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद जो ये दूसरा जोन मेरे पास बना, फॉर्म हुआ, क्या ये जोन ऑथेंटिक है? ये जोन बिल्कुल ऑथेंटिक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो पेंडिंग ऑर्डर थे वो तो सारे सेलिंग प्रेशर ने खत्म कर ही दिए। ये प्राइस जो यहाँ से उठ के ऊपर आए, जो उठ के आई, इसमें फ्रेश बाइंग आई होगी तभी तो ऊपर गई। ये वाले ऑर्डर तो काम किए ही नहीं। ये जो ऑर्डर्स थे उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। ये एक न्यू डिमांड जोन फॉर्म हुआ है फ्रेश बाइंग से, मतलब ये इस लेवल की रिएक्शन नहीं है। ये इस लेवल की रिएक्शन नहीं है। यदि ये इस लेवल की रिएक्शन होता तो हम हमारे लिए नॉन ऑथेंटिक होता। बट ये लेवल चला ही नहीं, ये स्टॉप लॉस हो गया, प्राइस में नई फ्रेश बाइंग आई और ऊपर चले गई। यदि मेरे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता ये, तो क्या मैं इस लेवल को ट्रेड करता, ड्रॉप बेस वैल्यू वाले पैटर्न को? ये मेरे पास सिर्फ ये एक स्ट्रक्चर है। क्लोजिंग नॉट फाइन। क्यों? क्योंकि इसकी क्लोजिंग अच्छी नहीं है, इस एरिया से ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। क्या यहाँ पे सप्लाई जोन नहीं है? बट डाउनफॉल तो यहीं से शुरू हुआ ना। बट यदि मेरे पास ऐसी पिक्चर है तो मैं, ये मेरे लिए ट्रेडेबल है।
क्योंकि इसकी क्लोजिंग अच्छी है। ये ऑथेंटिसिटी है। सेम सप्लाई जोन के लिए है, सेम केस जो है वो सप्लाई जोन के लिए। यदि कोई सप्लाई जोन किसी प्रीवियस सप्लाई जोन की रिएक्शन से बना है, फॉर्म हुआ है, तो वो सप्लाई जोन नॉन ऑथेंटिक है। सप्लाई और डिमांड की ऑथेंटिसिटी जो है वो सेम फॉर्मूले से चेक की जाती है, प्रीवियस लेवल के रिएक्शन से। प्रीवियस लेवल का रिएक्शन है तो जोन नॉन ऑथेंटिक है, प्रीवियस लेवल का रिएक्शन नहीं है तो ऑथेंटिक है। बट नॉन ऑथेंटिक जोन को भी हम ट्रेड कर सकते हैं यदि इस तरह का फॉर्मेशन हो, जहां से प्राइस नॉन ऑथेंटिक, जहां से प्राइस में डाउनफॉल आया था, यदि उस डाउनफॉल के ऊपर क्लोजिंग दे दे ये, तो हम उस जोन को भी ट्रेड कर सकते हैं, नॉन ऑथेंटिक जोन को भी। एक ही इसी केस में सिर्फ इसी केस में। सपोज कीजिए मेरे पास ये जो फॉर्मेशन है कुछ ऐसा होता है, ये तो ये जोन मेरे पास नॉन ऑथेंटिक तो है क्योंकि इसकी रिएक्शन नहीं है, बट इसने इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। मुझे यहाँ पे कोई ना कोई दूसरी कैंडल इसके साथ क्लोजिंग देने वाली चाहिए थी। दूसरी कैंडल क्लोजिंग देती तभी ये जोन मेरे लिए वैलिड होता। इस केस की बात कर रहे हैं आप दिनेश? इस न्यू डिमांड जोन जो फॉर्म हुआ है ना, उसकी क्लोजिंग को हमें कंसीडर करना है, जहां से प्राइस फॉल डाउन फॉल आई, जहां से रेड कैंडल बनना शुरू हुई ना, उस पॉइंट से ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए जो नया डिमांड जोन फॉर्म हुआ है। फर्स्ट वाले डिमांड जोन से हमें कोई मतलब नहीं है। इस वाले डिमांड जोन से हमें कोई मतलब नहीं है, इसने यहाँ पर क्लोजिंग दी, नीचे क्लोजिंग दी, नहीं। हम जो ट्रेड कर रहे हैं ना उस डिमांड जोन से मतलब है। ये इसकी वजह से नॉन ऑथेंटिक होता, यदि होता तो हमें इसमें कुछ देखना नहीं था कि इसकी क्या स्ट्रेंथ रही, इसने क्लोजिंग दी नहीं दी। जिसको हम ट्रेड कर रहे हैं हमें उसी को देखना है। अब से आगे हमें, और ये सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम के लिए, लोकेशन के लिए नहीं। लोकेशन पे नॉन ऑथेंटिक भी हो तो भी चलेगा, एग्जीक्यूशन ही हमारा जो है ऑथेंटिक होना चाहिए। ऑथेंटिक नहीं है तो वैलिड होना चाहिए। ये मेरे पास ड्रॉप बेस रैली रैली का पैटर्न है, ये ट्रेडेबल है। ऑथेंटिसिटी की तो इसमें कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये जोन टूट चुका था। ये ड्रॉप बेस रैली की बात करें कि इसकी रिएक्शन था, नहीं, ये जोन ब्रेक हो चुका था। बट इसने इस मूव इससे ऊपर क्लोजिंग दी है। जब प्राइस इसमें आई, आने के बाद उसने एक नया डिमांड बनाया, ये वाला ड्रॉप बेस रैली। क्या ये जोन मेरे लिए ऑथेंटिक है, नॉन ऑथेंटिक है, क्या है? ये ड्रॉप बेस रैली वाला पॉइंट ऑथेंटिक। जब प्राइस इस ऑथेंटिक जोन में वापस आई,
तो देखिए कितनी अच्छी तरह से ऊपर गया, और ऊपर जाते जाते इसने एक नया डिमांड और फॉर्म कर दिया। ये ड्रॉप बेस रैली का जो पैटर्न था, ये अभी तक मेरे पास नॉन ऑथेंटिक था और नॉन ट्रेडेबल भी, क्योंकि ये इसकी रिएक्शन है। ये ड्रॉप बेस रैली इसकी रिएक्शन है, बट बाद में नेक्स्ट डे इसने दूसरी कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, जहां से प्राइस गिरना हुई थी, प्राइस जहां से प्राइस ऊपर से नीचे डाउनफॉल जहां पे आया था। इस वाले की बात कर रहे हैं सर आप? अमन, ये नॉन ऑथेंटिक था बट ट्रेडेबल था। ये जोन इसकी रिएक्शन था, ड्रॉप बेस रैली की, प्राइस यहाँ से शुरू हुई, बट ये ट्रेडेबल था क्योंकि इसने इस डाउनफॉल के ऊपर क्लोजिंग दी, जिसकी वजह से ये, जिस डिमांड की वजह से ये नॉन ऑथेंटिक हुआ था, उससे ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। देखिए, नॉन ऑथेंटिक बट ट्रेडेबल। ये भी फॉर्म हुआ नया डिमांड, ये भी नॉन ऑथेंटिक बट ट्रेडेबल था, क्योंकि ये इसकी रिएक्शन था, इस वजह से नॉन ऑथेंटिक, बट इसने इसके क्लोजिंग ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो ये ट्रेडेबल। और प्राइस इसमें आई, यहाँ पे आने के बाद ऊपर गई। जो HDFC वाला ये एग्जांपल था जिसमें हम क्लोजिंग ले रहे थे, ये सप्लाई जोन, सॉरी ये वाला सप्लाई जोन, ये इसकी रिएक्शन था, नॉन ऑथेंटिक हो गया, बट इसने इतना डाउनफॉल दिया, क्लोजिंग दी, नॉन ऑथेंटिक बट ट्रेडेबल हो गया। प्राइस इसमें आई, आने के बाद फटाक से नीचे। बजाज फिनसर्व में जो हमने ये ड्रॉप बेस रैली वाला, आपको याद हो एग्जांपल डिस्कस किया था, इसका ऑर्डिनेंशियल स्कोर भी कम था और ये हायर टाइम फ्रेम से कोइंसाइड भी नहीं कर रहा था। और आज वाला जो हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग इसकी क्लोजिंग भी अच्छी नहीं थी, इसके ऊपर क्लोजिंग देता, चाहे ये 4-5 ये कैंडल के बाद एक कैंडल ऐसी फॉर्म होती ना, तो भी चलता, बट ये यहीं से लौट के आ गया, ऊपर इसने क्लोजिंग नहीं दी, तो ये स्टॉपस हो गया। ये वाला जो जोन है, ये हायर टाइम फ्रेम से कोइंसाइड करता हुआ भी है, और इसने इस प्रीवियस मूव जो कि ये था, ये प्रीवियस मूव से ऊपर क्लोजिंग भी दी है और ऑथेंटिक भी है, तो ये हमारे पास वैलिड डिमांड जोन है। ऑथेंटिसिटी क्लियर है सबको?
जोन प्रीवियस लेवल की रिएक्शन नहीं होना चाहिए। कोई भी जोन प्रीवियस लेवल की रिएक्शन नहीं होना चाहिए। यदि प्रीवियस लेवल की रिएक्शन है तो जिस जोन की वजह से वो नॉन ऑथेंटिक हुआ है उस जोन के उस पूरे मूव के ऊपर उसकी क्लोजिंग इम्पोर्टेंट है।